बंद करा। नमस्कार, मैं खेतीश लहुआ आज पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कई बच्चों की मांग थी कि सर आप वापस एक बार हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ तथ्य बताइए। तो आज मैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप सबको बताऊंगा। और आप क्या है कि एक कॉपी और एक पेन कॉपी लेके आप बैठ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द होंगे, जो परिभाषाएं होगी, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। और ये कहीं न कहीं ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसे पद या ऐसे परिभाषाएं हैं जो कहीं न कहीं आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या 10वीं 11वीं 12वीं या कोई भी जो व्याकरण टॉपिक जहाँ जहाँ लगे है, उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे आशा और उम्मीद है कि मैंने जो अभी आपके सामने पेश करूँगा, जो ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्सों में से याद करके लिखे हैं, तो आप भी उनको नोट डाउन करें। ये जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी, उनके लिए भी एक वरदान साबित होंगे। साथियों, जैसे BSTC है, PTET है, या फिर सेकंड ग्रेड वाली है, जहाँ जहाँ व्याकरण के टॉपिक है, उनमें से कहीं न कहीं इन शब्दों को, इन वाक्यों को लिखते हैं। तो ये कहीं न कहीं उसी सिलेबस के अनुसार अनुरूप क्लास होगी हमारी। तो अब मैं आपको शुरू करता हूँ सबसे पहले हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में सबसे शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है। तो कहीं न कहीं ये आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको व्याकरण के इस टॉपिक से परिचय कराऊंगा। सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक रहेगा? वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार, ये जो शब्द, जो टॉपिक है, इस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण कितने हैं, वर्ण कौन कौन से, उसकी परिभाषा क्या है। तो जब हम पढ़ते हैं वर्ण, सबसे पहले वर्ण क्या है कि आत्मा कहते हैं। हिंदी व्याकरण की आत्मा वर्ण को कहते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण क्या होता है कि वह मूल ध्वनि होती है जिसका कोई और विभाजन आगे नहीं किया जाता, वो वर्ण कहलाता है। सीधी बात है, हर किसी को इसकी परिभाषा पता है। तो अपन मुख्यतः जो वर्ण होते हैं वो लिखित भाषा के होते हैं, तो लिखित रूप होता है इनका, तो वो वर्ण कहलाते हैं। साथियों, सबसे पहला जो टॉपिक है, वर्ण क्या है। वर्ण विचार में से वर्णों के ऊपर विचार करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जो बनता है वो क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार। आप साथ में, मेरे साथ में कॉपी में डाउन कर ले, नोट डाउन करें, सॉरी। तो वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में वर्ण क्या है? तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। ये वर्ण की सबसे पहले जब बात करते हैं वर्ण की, तो ये ध्यान आपको रखना है कि वर्ण क्या है। पहला टॉपिक आप लिखो वर्ण। ये वर्ण क्या है? वर्ण क्या है कि इसकी परिभाषा आनी चाहिए। सबसे पहले वर्णों की परिभाषा आनी चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। तो वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। साथियों, इसकी परिभाषा देखो कि वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि, मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि जिसका, वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजित नहीं कर सकते। वह मूल ध्वनि जिसका और आगे, और सॉरी, और होता है। वह मूल ध्वनि जिसका, जिसका और आगे विभाजन, और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाता है। साथियों, ये यहाँ आएगा, वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है।
तो वर्ण का जो प्राय भाषा का जो लिखित रूप होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यह प्राय भाषा का लिखित रूप होता है। कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। विशेष शब्द, ये भाषा का प्राय लिखित रूप होता है। जैसे वर्ण, जैसे मैंने बोला क वर्ण, ये क्या है? वर्ण है। और वर्ण के अंदर स्वर भी जुड़े हुए होते हैं। साथियों, वर्ण में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। तो वर्ण है जैसे क, तो ये क एक क्या है? वर्ण है। ध्यान रखना, ये क्या है? एक वर्ण है। वर्ण में क्या क्या चीजें होती है? एक तो होते हैं स्वर और एक होती है व्यंजन होती है। ये आपको सभी को पता है, व्यंजन और स्वर। आगे हम व्यंजन और स्वर की भी बात करेंगे, कितने हिंदी वर्णमाला में स्वर है, कितने व्यंजन है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। तो इस बातें अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक परिभाषा नोट डाउन करनी है कि वर्ण की परिभाषा क्या है। साथियों, वर्ण की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं है, तोड़ नहीं सकते। जैसे क है ना, जैसे क को अपन स्वर और व्यंजन के अलावा तोड़ नहीं सकते। क हलंत आएगा प्लस अ, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों के अलावा ये क और अ है, इनको और आगे विभाजन नहीं, अब इन दोनों के अलावा कोई विभाजन नहीं होगा, तो ये दोनों मिलकर ये वर्ण बनाते हैं। साथियों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा जो शब्द होता है अक्षर, वर्ण के बाद में दूसरा जो होता है वो महत्वपूर्ण चीज होती है। अक्षर क्या है? वर्ण को सबको पता है, ये अक्षर क्या है? ये अक्षर, वर्ण और अक्षर में कितना भेद है? तो अक्षर क्या होता है? वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है, वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और जिसका शाब्दिक अर्थ के अ प्लस क्षर, ये दो शब्दों से मिला है साथियों, कि ये दो शब्दों से कौन कौन से मिला है? एक अ प्लस दूसरा है क्षर, क्षर अ प्लस क्षर, यानी इसका शाब्दिक अ प्लस क्षर का अर्थ होता है, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है अक्षर। यहाँ ध्यान रखना, ये अ प्लस क्षर यहाँ से बना है, तो अ प्लस क्षर यानी इसका आगे कभी इसका क्या है कि कभी नष्ट न होने वाले, अक्षर यानी कभी नष्ट न होने वाले। तो अक्षर की परिभाषा क्या होती है कि वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है, वर्णों का, इसकी परिभाषा क्या है ये लिखना है आपको। वर्णों का मौखिक स्वरूप होता है, वर्णों का मौखिक स्वरूप, वर्णों का मौखिक स्वरूप अक्षर कहलाता है। जो स्वरूप होता है वह अक्षर कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और ये अक्षर कभी नष्ट नहीं होते हैं। अ प्लस क्षर दोनों शब्दों से मिलकर इनका अर्थ निकला। वर्णों का मौखिक स्वरूप, वर्णों का मौखिक स्वरूप अक्षर कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कभी नष्ट न होना, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कभी नष्ट न होना, कभी नष्ट न होना, न होना, ये अक्षर कभी नष्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना है। वर्णों का मौखिक स्वरूप अक्षर कहलाता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कभी नष्ट न होना, ये अक्षर और वर्ण की परिभाषा है। उसके बाद में वर्ण के बाद अक्षर और अक्षर के बाद में आता है शब्द। साथियों, शब्द किसे कहते हैं? आप सभी को विदित होगा कि शब्द हम पढ़ते हैं। शब्द जैसे किसी का नाम है, किसी का शब्द है, तो उस शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों का जो समूह होता है, यानी दो वर्ण मिलते हैं, वर्ण
जैसे क और ल दो वर्ण मिले, इसका अर्थ एक सीधा शब्द बन गया कल। इसी प्रकार वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। साथियों आगे हमें ये ध्यान रखना है कि वर्णों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला हमारा जो बिंदु रहेगा वो शब्द, कौन सा है, शब्द। तीसरा बिंदु ये है कि शब्द क्या है। आप अपनी कॉपी में ये लिखोगे बच्चों, क्या शब्द क्या है। शब्द क्या होता है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ये भी आपको लिखना है कि वर्णों का सार्थक समूह कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये विशेष बात आपको नोट डाउन करनी है और याद भी करना है कि आपसे कभी पूछा जाए कि वो शब्द क्या है। वर्ड्स, इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं तो हिंदी में शब्द बोलते हैं, तो शब्द क्या है, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। साथियों ये जो शब्द होते हैं ना, ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व में होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये ध्यान रखना, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ध्यान रखना, ये अपने आप में स्वतंत्र होते, क्यों, कौन स्वतंत्र होता है, शब्द। ध्यान रखना, शब्द वर्णों का समूह सार्थक समूह होता है और ये अपने आप में स्वतंत्र है, एवं जब तक किसी वाक्य का अंग न बन जाए तब तक शब्द कहलाते हैं। शब्द कब, जब किसी वाक्य का अंग बन जाते, तो लिखना है ये जब तक किसी वाक्य का अंग न बने, ये किसी वाक्य का अंग न बने, किसी वाक्य का अंग न बने तब तक शब्द ही कहलाते हैं, शब्द ही कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये किसी वाक्य का अंग न बने तब तक ये शब्द ही कहलाते हैं। ये शब्द की परिभाषा है। हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी साथियों। वर्ण की परिभाषा क्या पढ़ी कि वर्ण है वह मूल ध्वनि जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जाता है और ये प्राय भाषा का लिखित रूप होती है। दूसरी बात हमने सीखी है साथियों कि अक्षर क्या है। अक्षर अ प्लस क्षर दो शब्दों से मिलकर बना है और अक्षर का क्या अर्थ होता है कि अक्षर है वो वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है, वर्णों का जो मौखिक स्वरूप होता है और वह अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कभी नष्ट न होना, और जो कभी नष्ट न होते वो अक्षर होते, अ प्लस क्षर। और उसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था, तो तीसरा हमारा जो पॉइंट था वो था शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सभी को याद है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है, शब्द होता है। और शब्द ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और जब तक किसी वाक्य का अंग न बने तब तक वो शब्द ही रहते हैं। और जब पद बन जाते हैं, अगला वाक्य का अंग बने तो वाक्य बन जाता है। तो पद क्या होता है, अगला बिंदु हमारा होगा पद। साथियों चौथा जो बिंदु हमारा है वो है पद। आपको ये साथ साथ में लिखकर याद भी करने हैं और लिखकर याद करने मतलब आप पूरा याद ही करना है, यहीं से याद कर लें और आगे आपको नौबत नहीं आएगी कि पद क्या है, अक्षर क्या है। ये तो शब्द के बाद में हमारा अगला बिंदु जो है वो हमारा बिंदु है पद। पद की परिभाषा है जब शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाए। अभी है ना वाक्य, हमने बोला था ना कि किसी वाक्य का अंग
न बने तब तक तो शब्द रहता है। अब ये अंग बन जाता है तो पद हो जाता है। तो ध्यान रखना है, जब शब्द लिखना, ये परिभाषा है, जब शब्द किसी वाक्य के अंग बन जाते हैं, वाक्य के अंग बन जाते हैं, जब शब्द किसी वाक्य के अंग बन जाते हैं तब तो वह क्या है, तो वह पद कहलाते हैं। तो वह साथियों क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो यह पद कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। जब शब्द किसी, ये ध्यान रखना बच्चों, ये शब्द है, क्या है, शब्द है। तो ये शब्द है, ये शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द होते हैं। ये किसी वाक्य का अंग न बने, ये ध्यान रखना, न लिखा हुआ है, ये नहीं बने तब तक तो सब है। अब शब्द के बाद में ये क्या होते हैं कि जब शब्द किसी वाक्य के अंग बन जाते हैं, जब वाक्य किसी के अंग बन जाते हैं तो वो अपने आप पद में तब्दील हो जाते हैं। साथियों, ये परिभाषा आपको वेरी मोस्ट परिभाषा आपको लिखनी है कि पद की परिभाषा क्या है। जब शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाए तो वो पद बन जाता है। अगला जो टॉपिक है, अगला जो बिंदु हमारा है वो है वाक्य। साथियों, पद, वाक्य क्या है। अब वाक्य, ये महत्वपूर्ण टॉपिक, ये बिंदु, ये हम बोल सकते हैं इनको कि पांचों है वाक्य। वाक्य से तो सभी परिचित होंगे ही, क्योंकि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, ये होते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, मुख्यतः तीन होते हैं। तो वाक्य है क्या, पहली बात तो ये आएगी कि वाक्य है क्या। तो वाक्य क्या है कि जब पदों का समूह बन जाते हैं तो वाक्य होते हैं। अब देखो, शब्द से पद बने, पद से क्या बने, वाक्य। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब पदों का समूह, जब पदों का समूह बन जाता है तो वाक्य कहलाते हैं। आगे ये लिखना है, जब पदों का समूह बन जाता है, जब पदों का समूह बन जाता है तो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य कहलाता है। इसकी परिभाषा और मैं अगर देना चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना है कि पदों के समूह को, वाक्य कहते हैं, को वाक्य कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि जब पदों का समूह बन जाता है तो वाक्य कहलाता है, और पदों, ये ध्यान रखना कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। अब हिंदी वर्णमाला का विभाजन मुख्य रूप से कितने भागों में हुआ, ये बात अपन को रखनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में किया जाता है, एक स्वरों में और एक व्यंजन में। तो मुख्यतः ये देखना है कि हिंदी वर्णमाला का विभाजन, हिंदी वर्णमाला, ये ध्यान आपको विशेष रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। सामान्यतः मुख्यतः तौर रूप से अगर देखा जाए तो 44 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। और
हिंदी में हिंदी वर्णमाला को अगर दो समूह में बांटते हैं तो हिंदी वर्णमाला में दो मुख्य रूप से भाग होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी वर्णमाला मुख्यतः 44 वर्ण होते हैं। ये ऑथेंटिक गाइडों से लिए गए हैं कि 44 वर्ण ही मुख्यतः माने गए विद्वानों। अब देखो, अब आप ये ध्यान रखना कौन कौन से दो भाग हैं। एक तो भाग ये है, एक होते हैं स्वर। साथियों क्या होते हैं? स्वर। और एक होते हैं व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 11 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? आप सबको विदित है कि स्वर जो होते हैं हिंदी में, वो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। याद ये ध्यान रखना, हिंदी में स्वर या हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। ये बात आपको लिखनी है, ये पॉइंट आपको विशेषतः लिखना है क्योंकि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है। कभी कभी अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं। तो हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। तो 11 स्वरों की बात करेंगे बाद में हम। और व्यंजन तो आपको पता है हिंदी में कितने होते हैं? 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब हम क्या करेंगे? 11 स्वरों का वर्णन करेंगे कि कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में एक तो स्वर 11 होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर कौन कौन से हैं? हम सबसे पहले इन दोनों भागों को बांटने के बाद हम ये देखेंगे स्वर 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो पहला जो स्वर होता है, अगर स्वरों की बात करें तो इसमें भी पहला स्वर जो होता है वो होता है, ये ध्यान रखना, उसका भाग कौन कौन सा है? स्वर। यहाँ ध्यान रखना स्वर। तो स्वर कितने हैं? 11 स्वर है, ये भी ध्यान रखना है। 11, हिंदी में 11 स्वर है। इनका विभाजन कैसे किया है? हिंदी में एक जो स्वर का विभाजन है, वो पहला जो भाग है वो ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसे मूल स्वर कहते हैं और इसे लघु स्वर भी कहते हैं। साथियों इसे ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर किसका नाम कहते हैं? ये ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, या इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर। कौन सा स्वर? मूल स्वर। मूल स्वर, या इसे कहते हैं छोटे स्वर यानी लघु स्वर। लघु स्वर, लघु स्वर। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, ये स्वर पहला भाग इसका है। उसके बाद में एक तो ये ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में? पहले तो हमें ये पता होना हिंदी में स्वर कौन कौन से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 स्वर कौन कौन से। अ, आ, इ, ऊ। देखो यहाँ पर देखो, ये जो ऊ है बाद में आएगा, पहले अ, आ, इ, ई। यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो ई, अ, आ, इ, ई। फिर आएगा उ, ऊ, ए से पहले एक और स्वर आता है, री आएगा। कौन सा आएगा? री। ये ध्यान रखना, री, री, अ, आ, इ, ई, उ, री। फिर आएगा ए, आई, ओ और औ। ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कुल मिला के 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। ये ध्यान रखना। अब ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर कौन कौन से हैं हमें इनमें जाना है। तो जो ऐसे स्वर जिन्हें अल्प या कम समय में उच्चारित होने लगते हैं, ऐसे हमको ढूंढने। यानी वह स्वर कितने हैं? 4 ऐसे स्वर होंगे जो हमको बिल्कुल कम समय में अपन उसको उच्चारित करते हैं। तो ऐसे स्वरों को
ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ इनकी परिभाषा लिखे, अल्प या कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं या मूल स्वर कहलाते हैं। साथियों, इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो या लिख सकते हो, या तो इसमें क्या लिखना है कि अल्प या कम समय में उच्चारित होने वाली ध्वनि, अल्प या कम समय में उच्चारित स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब देखो, इनको हम ढूंढेंगे तो सबसे पहले अ, कितनी बिल्कुल कम आवाज में बोला अ, है ना, तो अ, उसके बाद में ई, छोटी ई की मात्रा ई, उ, री, ये चार जो मूल स्वर है ये मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से बच्चों, ये ध्यान रखना, अ, कौन सा अ, ये ध्यान रखना, ये अ, विशेष ध्यान रखना, ये जो अ है ये है अ, ये अ जो है ये ध्यान रखना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन, अ, ई, छोटी ई, अ, ई, उ और री, री ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि ये जो शब्द है री, ठीक है, ये री, अ, ई, उ, री, ये जो री है ये शब्द है, ध्यान देना, ये जो स्वर है ह्रस्व स्वर है, कौन से स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ध्यान रखना, अल्प या कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर कहलाते, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इन्हें एक मात्रिक स्वर भी, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यह एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और ये कम समय में उच्चारित होते हैं, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और आगे हम बात करेंगे कि जो स्वर है इनके 11 भेद है, तो 11 भेदों के नाम आपको ये ध्यान है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अंग और अह, ये अयोग्यवाद ध्वनियां इसमें है नहीं, ये तो स्वर है। अब आता है इसके बाद में दूसरा जो हमारा बिंदु आता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर। साथियों, दीर्घ स्वर कितने हैं ये ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर 7 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। ये 4 तो ये हो गए, मूल स्वर कौन से है, अ, ई, उ और री, ये ध्यान रखना, ये मूल स्वर है, अ, ई, उ और री, ये 4 हो गए, तो पीछे 7 जो बचेंगे ये ध्यान रखना है आपको विशेषतः, ये कितने हैं, ये हैं 4, पीछे बचेंगे दीर्घ, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर 7 है, कितने होते हैं, 7 और 4 है, कुल 11 होते हैं, 7 होते हैं। ये आपको लिखना जरूरी है कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से है, अब आप इनको द्विमात्रिक भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर, 2 मात्राएं लगती है, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और मैं अगर इनके नाम बताना चाहूँ, दीर्घ कहो, और इसे गुरु स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ कहो, गुरु कहो, और क्या कहेंगे,
द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। चलो, ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। अ तो वहां आ गया, तो पीछे बचा आ। कौन सा? आ। छोटी ई वहां आ गई, तो यहां आएगा बड़ी ई। बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आई। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 स्वर है हिंदी वर्णमाला में, ये सातों स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, द्विमात्री कहलाते हैं, गुरु स्वर कहलाते हैं। ये शब्द, ये स्वर देखना, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जो अब हमारे पास ये कुल हो गए मूल स्वर। अब यहाँ ध्यान रखना, मूल कितने हो गए? 4। दीर्घ कितने हुए? मूल हो गए 4 और दीर्घ कितने हुए? दीर्घ स्वर हो गए 7। बराबर कितने हो गए? कुल 11 स्वर हो गए। स्वर कितने हो गए? कुल 11 हो गए। अब हम स्वर, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे दूसरा जो पार्ट हमने किया था, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अपने व्यंजनों की। तो बच्चों, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले अपन को ये चीज लिखनी है कि व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में। व्यंजन साथियों, ये व्यंजन जो है, ये व्यंजन क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या है कि स्वरों की साथ सहायता से बनते हैं। तो व्यंजन हिंदी वर्णमाला में आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखनी है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। कुल 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन है, ये ध्यान रखना। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। तो ये आपको बात कंठस्थ रखनी है, याद रखनी है। और आपकी कभी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कितने व्यंजन है। स्वर 11 है और 33 व्यंजन। कुल वर्ण मुख्यतः रूप से 44 वर्ण हिंदी में बताए गए। अब हम आगे बात करेंगे कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं। अकेला व्यंजन का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और स्वर हमने पढ़े, अगर वो नहीं होते तो व्यंजन नहीं बनते। तो व्यंजन के लिए स्वरों का होना अनिवार्य है। साथियों, जब पढ़ाई की जाती है तो हम स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिला के वर्ण बनाते हैं। जब वर्ण बनते हैं तो वर्ण क्या करते हैं? अक्षर, वर्ण अक्षर और वर्ण मुख्य। अक्षर तो मौखिक होता है, वर्ण लिखित होता है। फिर वर्णों से पद मिलते हैं, शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं। और उसके बाद में वर्ण और व्यंजन मिलाकर एक पूरी व्याकरण का निर्माण करते हैं। तो ये इन्हें आत्मा भी कहते हैं, हिंदी व्याकरण की आत्मा कहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि हिंदी भाषा, जो हिंदी है शब्द, ये किस भाषा का शब्द है? ये आप बता सकते हैं कोई? तो कमेंट में जरूर बताइए, हिंदी शब्द है किस भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है वो भी हमने 1-2 वीडियो डाले हैं, वो आप पूरा देख लेना। और अगर आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ बातें मेरी ऐसी है कि जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा पुटअप होते हैं प्रश्न, उनमें से ही आएंगे। ये पर जब लिखा रहे इनमें से आएंगे। तो ये आप क्या है कि आप इसको पूरा लिख लें, घर जाके बार बार रिवाइज करें। और कई बातें, अभी स्वर व्यंजन पूरे नहीं हुए, वर्ण अभी पूरे नहीं हुए, अभी व्यंजन की बात होगी। व्यंजन के बाद में उच्चारण स्थान कौन से, जैसे कंठ से क्या है, क वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है, जैसे ट है किस मुंह के किस उच्चारण भाग से होता है। तो ऐसे भी हम आगे अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो रहेगा। तो साथियों, क्या होता है कि अब हम बात करेंगे स्वर के बाद व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की।
और व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। अब 33 व्यंजन में आपने लिखे हैं कि ये 33 व्यंजन है, तो 33 व्यंजन को भी कई उपभेद भी किए गए हैं। तो 33 व्यंजन हम लिखेंगे तो क से लेकर म तक होते। कितने होते हैं? क से लेकर म तक। तो 25 व्यंजन होते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये बात वेरी वेरी मोस्ट है कि हिंदी में जो व्यंजन है उसके उपभेद कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में व्यंजन तो है, व्यंजन कौन कौन से? एक तो है 25 होते स्पर्श व्यंजन। तो आपको ये ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में कुल 25 व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब 25 व्यंजन कौन कौन से हैं जिनको स्पर्श व्यंजन रखते हैं? तो 25 व्यंजन कौन कौन से हैं जो क से लेकर म तक होते हैं। क से लेकर म तक, म वर्ण जो है क से स्टार्ट होगा और म वर्ण तक आएंगे। क से लेकर म वर्ण तक जो व्यंजन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। ध्यान रखना। अब देखो क, जैसे क है, क वर्ग है, जैसे मैं क वर्ग लिखूंगा इसका मतलब आप ये समझना कि क वर्ग में पांचों वर्ण आ गए। क, ख, ग, घ, इंग, यानी 5 वर्ण क, ख, ग, घ, इंग। ये सब 5 वर्ण हैं। ये हमेशा एक इनका मूल जो प्रधान जो वर्ण है वो है क। तो क वर्ग में आते हैं। ध्यान रखना, क वर्ग में ध्यान रखना। ये क, ख, ग, घ, अंग, इसे अंग बोलते हैं, ड़ नहीं बोलते। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। क के बाद में च वर्ग आएगा। बच्चों क्या आएगा? च वर्ग आएगा। च वर्ग में क्या आएगा? च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, ञ। ये ध्यान रखना, ञ। क, ख, च, छ, ज, झ और ञ। ये ध्यान रखना है आपको। वापस लिखेंगे ञ। ये अब च वर्ग के बाद क, च, ट वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? तो इसको याद तो क, च, ट, त, प ऐसे जल्दी याद हो जाते हैं, बट क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण। क, च, ट, त वर्ग होगा। बच्चों क्या होगा? यहाँ पे त वर्ग होगा। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। ये ध्यान रखना, त, क, च, ट, त, प। प वर्ग। प वर्ग में क्या आएंगे? प, शाबाश, फ, ब, भ और म। ये देखना, क, च, ट, त, प। अब देखो पहले क से स्टार्ट हुआ, क से लेकर म तक। ये 5, 10, 15, 20 और 25 कुल कितने हो गए? ये ध्यान रखना, कुल स्पर्श व्यंजन, इसे स्पर्श कहते हैं। तो कुल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? कुल स्पर्श व्यंजन हो गए 25 व्यंजन। ये ध्यान रखना। अब देखो क, च, ट, त, प, ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन, ये होते हैं 25। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इसके बाद में ऊष्म व्यंजन होते हैं। वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने से ऊष्मा प्रदान होती है। जैसे स, श, श और ह। ये 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो साथियों यहाँ ध्यान रखना, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन हिंदी में ये 4 प्रकार के होते हैं। ये
4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से ऊष्म, जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाए। देखो एक है ऊष्म, देखो श श श और ह, श श श और ह, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और एक होते हैं, यहाँ आप लिखते हैं, सॉरी 3 नंबर पे यहाँ अपन, हाँ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे? अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, अंतस्थ व्यंजन कौन से? य, र, ल और व। और संस्कृत अगर पढ़ते होते तो य व र ल ऐसे क्रम होता है। और हिंदी में क्या होता है? य र ल व अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, और कुल मिला के 5, देखो 4 और 4 8, 8 और 25 33। अब देखो ये वर्णों के क्रम में हम सबको ये ध्यान होना चाहिए, 25 स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन 4 है, और अंतस्थ भी 4 होते हैं। देखो 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने? 33 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ लिखना चाहो तो स्पर्श कितने होते हैं, ये भी लिख दो। स्पर्श, स्पर्श कितने होते हैं? स्पर्श होते हैं 25। एक बात ये ध्यान रखना, स्पर्श 25 होंगे, स्पर्श कुल 25 होते हैं। उसके बाद में क्या होता है? स्पर्श 25 होते हैं, और अंतस्थ, अंतस्थ कितने होते हैं? 4। और ऊष्म कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तो ये 4 हुए। अब इनको कुल जोड़ेंगे तो 25 4 29 4 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये 33 व्यंजन होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब अयोग्य व ध्वनियाँ हैं, वो भी, उनकी भी बात करेंगे, पर ये मुख्यतः रूप से ये स्वरों के प्रकार है। और अब भी आगे हम जो अध्ययन करेंगे वो स्वरों के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन स्वरी उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, ये आपको हम अवगत कराएंगे। और मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो अगले टॉपिक में हम आपको बात करेंगे। साथियों दीजिए मुझे इजाज़त। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट में लिखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अन्यथा कोई बात नहीं। हमारा ये क्या है कि प्लेटफॉर्म है, नया है। अब आप जितना प्यार स्नेह देंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छी तैयारी के साथ अगला टॉपिक आएगा जल्द ही। और मैं एक बात तो कहता हूँ कि जितने मैंने ये चीज़ें लिखाई है ये ऑथेंटिक है। कभी ये मत सोचना कि इसमें अभी चेंज हुए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। स्पर्श व्यंजन वही है, 33 व्यंजन जो वही है, वर्ण की परिभाषा तो वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। आपको बस अपनी नोटबुक निकालनी है, ये लिखने हैं, याद करने हैं, और जितना हो सका उतना अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। बाधाओं में कितना दम, कसले मुट्ठी बड़ा कदम। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप ये सब याद करोगे और ये परीक्षाओं में अवश्य आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।